वेलकम टू मोरे क्लासेस, आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, हम स्टेट का पेपर नंबर 3 कराने वाले हैं आज, वो भी काला असाइनमेंट का। ठीक है, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ों को समझाएंगे, डिटेल में समझेंगे। ठीक है, हम जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं उसको एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ों को पढ़ने का एकदम बढ़िया तरीके से डिटेल में पढ़ने का। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा कॉन्सेप्ट भी क्या होगा, आसानी से क्लियर भी होगा। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ, पहला क्वेश्चन लिखा है कि गर्भित भार किसे कहते हैं और भार देने के लिए कौन सी पद्धति है। तो सबसे पहले गर्भित भार को शॉर्टकट में समझो, तो जिसे हम संख्या में प्रदर्शित नहीं करते उसी को गर्भित भार कहते हैं। ये शॉर्टकट फॉर्म है। बाकी अच्छे से याद करना तो कैसे लिखेंगे, वस्तु के चयन में ही भार क्या होता है, समावेश होता है। जिसे संख्या में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है, ऐसे भार को हम लोग गर्भित भार कहते हैं। और भार देने की कौन सी पद्धति है, परोक्ष विधि है। कौन सी विधि है, परोक्ष विधि है। बोलो बेटा, याद हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छे से याद करना, बढ़िया तरीके से याद करना, तो आपको याद हो जाएगा। डन। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 22, किस संयोग में कार्ल पियर्सन की विधि और स्पीयरमैन की विधि से प्राप्त जो सहसंबंध का सहसंबंधांक समान होता है। सहसंबंधांक मतलब आर की कीमत क्या होता है, बराबर होता है। ऐसे कौन से कंडीशन है, कौन सी संयोग है कि जिसमें कार्ल पियर्सन की विधि और स्पीयरमैन की विधि दोनों का उत्तर क्या होता है, समान आता है। जब दो सहसंबंध चरों का मान, जब दो सहसंबंध चरों का मान प्रथम n प्राकृतिक संख्या का कोई व्यवस्था हो, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का क्या हो, कोई व्यवस्था हो, तब कार्ल पियर्सन की विधि और स्पीयरमैन की विधि से जो भी सहसंबंध गुणांक मिलता है बड़ा, उसका मान क्या होता है, समान रहता है। क्या रहता है, समान रहता है। क्लियर बेटा, याद हो जाएगा। ओके डन। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 क्या लिखा है, नियत संबंध रेखा के संदर्भ में त्रुटि की परिभाषा दीजिए और उसे ज्ञात करने के लिए त्रुटि का सूत्र भी लिखिए। कॉन्सेप्ट को समझने का सबसे पहले क्या बोला, त्रुटि ज्ञात करो, फिर इसके सूत्र बताओ। तो त्रुटि अर्थात क्या, त्रुटि मतलब एरर, एरर मतलब गलतियां, यानी सापेक्ष चल के मूल्य के अनुमान में होने वाली भूल। भूल मतलब गलतियां, मतलब सापेक्ष चल के मूल्य के अनुमान में होने वाली भूल, उसे कहते हैं त्रुटि। क्या बोलते हैं, त्रुटि बोलते हैं। ठीक है, और इसे ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो E बराबर y माइनस वाई के। बड़ा ये इस तरीके से लिखा जाता है, E बराबर y माइनस वाई के। डन। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। यहाँ थोड़ा सा गलती हो गई, यहाँ पर आएगा y। ठीक है, क्लियर बड़ा। तो याद रखना, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। डन। आगे बढ़े। चलिए, सामायिक श्रेणी के इस घटक के कारण चल में क्या होता है, अल्पकालीन क्रम वृद्धि देखने को मिलता है। कॉन्सेप्ट को समझो बड़ा, यानी किस घटक के कारण, इस घटक के कारण, तो यहाँ पर बड़ा मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इस घटक के कारण चल में क्या होती है, कम वृद्धि दिखाई देती है। तो दो ही क्वेश्चन बड़ा यहाँ पर, एक है मौसमी घटक, दूसरा है चक्रीय घटक। यानी मौसमी घटक और चक्रीय घटक के कारण अल्पकालीन क्या होता है, कमी वृद्धि दिखाई देता है। कॉन्सेप्ट क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर यहाँ पर लिखा है पी ऑफ ए यूनियन बी, एक पी ए इंटरसेक्शन बी 0, पी ए प्लस पी बी। इसको हमें क्या करना है, चढ़ते क्रम में गठित करना है। किसमें बोला है, चढ़ते क्रम में बोला है। तो कैसे करेंगे, पहले ध्यान दीजिए। सबसे पहले नंबर पे आता है बेटा 0, फिर उसके बाद आएगा पी इंटरसेक्शन बी, फिर उसके बाद आएगा पी ए, फिर उसके बाद क्या आएगा, पी ए यूनियन बी, फिर उसके बाद क्या आएगा, पी ए प्लस पी बी बराबर क्या आएगा, ए। ठीक है, इस तरीके से बेटा हमें क्या करना है, क्रम वाइज रखना है। तो एक नंबर
2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। इस तरीके से क्रम में लिखोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है, देखो ये 0 कहाँ है बेटा, यहाँ पर 1 नंबर ये रहा। फिर उसके बाद ये 2 नंबर, फिर उसके बाद ये 3 नंबर, फिर इसके बाद ये 4 नंबर, फिर इसके बाद ये 5 नंबर, फिर उसके बाद ये 6 नंबर। इस तरीके से अगर नंबरिंग करके याद करोगे बेटा तो क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, एकदम क्लियर रहेगा। बोलो बेटा इजी लग रहा है ना, कर लोगे ना? तो बस इसी तरीके से क्या करना है आपको, प्रैक्टिस करना है। देखो नोटबुक में प्लीज़ इसे लिख के लेना बेटा, ठीक है? ये वीडियो कब तक रहेगी यूट्यूब पे, कब तक नहीं मुझे नहीं पता बेटा, ठीक है? क्योंकि गाला असाइनमेंट वाले कभी भी बेटा स्ट्राइक दे सकते हैं। तो सो प्लीज़ बेटा आप लोग जल्दी से फटाफट इसे नोटबुक में लिख लेना, ठीक है ना? आप लोगों के लिए मेरे को वीडियो बनाने की बहुत इच्छा है, लेकिन क्या करूँ बेटा, मजबूर हूँ, ठीक है ना? नहीं चाहते कोई हिंदी मीडियम में वीडियोस आए बेटा, ठीक है? लेकिन मैं चाहता हूँ मैं आप लोगों के लिए सारी वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक मैं आपके सपोर्ट में, मैं आपके साथ हूँ बेटा। मैं आप लोगों को सारी चीज़ें समझाऊंगा, वो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा जो लोगों को चाहिए। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा, अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करोगे बेटा तो ही लोगों को बेनिफिट मिल सकेगा। देखो आपका तो काम हो जा रहा है बेटा, लेकिन अगर आपने बेटा दूसरों की हेल्प नहीं करोगे तो कैसे लोग आपकी हेल्प करेंगे? सोचो, इंसान आज सिर्फ अपने मतलब के लिए जी रहा है, ठीक है? ये दुनिया बड़ा कलयुग है, कोई किसी का नहीं है बेटा, कोई किसी का नहीं है, सब सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। देखो जिंदगी में अगर सफल बनना है बेटा, एक बार अपनी लाइफ में अच्छे काम करके देखो, शायद तुम्हारे एक अच्छे काम से लोगों की ज़िंदगी बदल जाए या लोगों को हेल्प हो जाए, या शायद हो सके आपके कारण किसी का सपना पूरा हो जाए। तो प्लीज़ बेटा लोगों की मदद करना सीखो, ठीक है? मैं आपको बड़ा पढ़ाई के साथ साथ में इसीलिए मैं आपको संस्कार की बातें करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी भाई बहन हैं बेटा, या मेरे जितने दोस्त यार हैं बेटा, ये सारे लोग बड़ा अच्छे काम करें, कभी भी बुरे संगत का रास्ता नहीं चुनना है, ठीक है? अच्छे काम करोगे, देखो नियति अच्छी होगी बेटा तो सब काम क्या होगा, अच्छे होंगे। इसलिए अच्छे कर्म करते रहिए, सब काम आपका अच्छा होगा बेटा। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि मेरे सारे बच्चे अच्छे से स्टडी करें, मन लगा के पढ़ें और रिजल्ट भी अच्छा आएगा आपका। बस आपको बढ़िया से पढ़ना है सब, भले आपकी पढ़ने की इच्छा नहीं हो कोई बात नहीं, कि पूरे दिन में सिर्फ मात्र 2 घंटे, लेकिन दिल से पढ़ो, जब भी पढ़ो दिल से पढ़ो। दिल से पढ़ोगे तो बड़ा सब चीज़ें तुम्हें याद रहेगा। सिर्फ दिखावे के लिए पढ़ाई करना मत करो बेटा, जाने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन पढ़ना है तो दिल से पढ़ो, भले 2 ही घंटा पढ़ो लेकिन दिल से पढ़ो, ठीक है? क्लियर हो गया? आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। ये 26 नंबर का क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है, द्विपदी वितरण का माध्य और विचरण के बीच का संबंध बताइए। तो क्या है संबंध, तो द्विपदी वितरण में हमेशा माध्य का मूल्य और विचरण की अपेक्षा क्या होता है, बड़ा होता है, याद है, यानी एनपी बड़ा है एनपी क्यू से। क्लियर? अब ये जो आंसर लिखा हुआ है ये आंसर क्वेश्चन नंबर 27 का है। क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ते, क्या लिखा है, एक प्रमाणीय वितरण विचरण और उसका माध्य 10 गुना हो तो माध्य 10 हो तो विचरण का प्रमाण विचलन निकालें। तो सबसे पहले माध्य मतलब म्यू हो जाएगा, म्यू बराबर 10, और विचरण दिया, विचरण स्क्वायर मतलब 10, यानी कि कैसे निकालेंगे, तो म्यू बराबर 10 गुणे 10 बोला था तो यहाँ पर हो जाएगा 100। अब विचरण का प्रमाण विचलन कैसे निकालेंगे, तो सिग्मा बराबर अंडर रूट में सिग्मा स्क्वायर, अंडर रूट में क्या आएगा, सिग्मा स्क्वायर कितने, 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, तो 100 किसका वर्ग है 10, ये क्या बन जाएगा, आपको मिल जाएगा सिग्मा, हमें क्या मिल जाएगा सिग्मा, सिग्मा मतलब प्रमाण विचलन हमें मिल जाएगा। डन? इस तरीके से हम लोग करेंगे बेटा। क्वेश्चन थोड़ा लिखने में दिक्कत हो गई थी, भूल गया था, इसलिए बेटा यहाँ पर मैंने हाथ से लिख दिया है। डन? अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या लिखा हुआ है, एक प्रमाणीय वितरण के अंतिम चतुर्थक, क्या लिखा है अंतिम चतुर्थक, जिसमें 20 और 30 हो तो उसका माध्य का मूल्य बताइए। तो सबसे पहले अंतिम चतुर्थक जब भी बोले तो इसमें दो चीज निकालना है, एक Q1 दूसरा Q3। क्या निकालेंगे, एक निकालेंगे Q1 दूसरा निकालेंगे Q3, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए चतुर्थक का सूत्र क्या होगा, माध्य निकालना है, तो m बराबर
Q3 प्लस Q1 डिवाइड बाय 2, Q3 प्लस Q1 डिवाइड बाय 3, ठीक है। तो यानी Q3 कितना दिया है 30, ठीक है, और Q1 कितना दिया है 20 और डिवाइड करेंगे 2 से। तो जब टोटल मारोगे 20 और 30 कितना हो जाएगा भाई 50 डिवाइड बाय 2 भाग दोगे कितना आएगा 25। इसलिए प्रमाणीय वितरण का माध्य माध्यक और बहुलक समान होता है, इसलिए म्यू बराबर उत्तर कितना आएगा 25। बोलो क्लियर हुआ। इस तरीके से हमें क्या करना है, इसे याद रखना है। कॉन्सेप्ट क्लियर। ओके, आगे बढ़ते बड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतराल की परिभाषा लिखो, उसके प्रकार भी बताना है। तो अंतराल किसे कहते हैं पहले ये समझ लेते हैं। तो किसी भी दो वास्तविक संख्याओं के बीच, किसी भी दो वास्तविक संख्याओं के बीच वास्तविक संख्याओं के समूचे को अंतराल कहा जाता है। किसी भी दो वास्तविक संख्याओं के बीच को वास्तविक संख्याओं के समूचे को अंतराल कहा जाता है। अंतराल के अगर प्रकार की बात करूँ तो उसमें 4 प्रकार हैं। तो नंबर 1 पे है सवृत्त अंतराल, विवृत्त अंतराल और संवृत्त अंतराल, विवृत्त अंतराल और विपरीत और संवृत्त अंतराल, ठीक है। संवृत्त और विपरीत और संवृत्त और विपरीत और विपरीत और संवृत्त अंतराल कहा जाता है। ये बड़ा एक बार इसको लिख कर याद करना, क्योंकि ये ओरली याद करोगे तो भूल जाओगे और बोलना पाएगा भी नहीं। तो पहले क्या करना है, इसको लिख लेना, लिख कर फिर याद करना। पहले लिखना फिर याद करना, फिर लिखना फिर याद करना, फिर लिखना फिर याद करना। इससे क्या होगा, ये आपको नाम माइंड में बैठ जाएगा, ठीक है। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक। आई होप आशा करता हूँ बड़ा आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्या हो गई, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है बड़ा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाए या कोई चीज़ें नहीं समझ में आए तो आप लोग मुझसे क्या कर सकते हो, कमेंट में पूछ सकते हो। मैं तुम्हें क्या करूँगा, वो सारी चीज़ें बता दिया करूँगा, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है ना। तो सारी चीज़ें मैं क्या करूँगा, आप लोगों को बता दिया करूँगा, ठीक है। चलिए अब बड़ा यहाँ पर लिखा है चैप्टर 5 का क्वेश्चन बड़ा, ठीक है, पार्ट 2 का। तो y बराबर n की घात n बराबर a अचल है, तो dy अपोन में dx निकालना। तो याद रखना dy अपोन में dx यानी कि dy अपोन में dx बराबर, अगर बड़ा ध्यान रखना, अगर a क्या है, a जो है एक अचालक संख्या है इसलिए, और यानी a क्या है, पूरा का पूरा एक संख्या है। तो जब संख्या है ना हमेशा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। संख्या की डेरिवेटिव क्या होती है, हमेशा जीरो होती है। संख्या की डेरिवेटिव क्या होती है, हमेशा शून्य होता है, क्योंकि अचल संख्या का जो विकलन होता है वो हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। अगर अचल संख्या दिया यानी कि a क्या है, अचल संख्या है, अचल संख्या है, इसलिए इसका उत्तर क्या आएगा, जीरो आएगा। इसलिए इसका उत्तर क्या आएगा, जीरो आएगा। तो आई होप आशा करता हूँ बड़ा आपको ये चीज़ें बढ़िया से क्या होगा, क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया, कोई कंफ्यूजन रह गया, कोई चीज़ नहीं समझ में आया तो आप लोग क्या कर सकते हो, बिंदास मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो बड़ा, ठीक है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो बड़ा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपके सारे डाउट्स क्या करूँगा, क्लियर कर दूँगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। राधे राधे।